प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई और इस मीटिंग में 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। और इन 3 बड़े फैसलों में जहां कृषि जिलों को समग्र विकास की योजना की स्वीकृति दी गई और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ हुआ है। मोदी कैबिनेट की तरफ से साफ किया गया है कि 100 जिले जो कृषि क्षेत्र के लिए विकसित किए जाएंगे। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, वो कमिटमेंट दुनिया भर में सराहा गया है। और जो बड़े बड़े हमने गोल पहले 2030 के लिए थे वो 2025 में हम अचीव कर रहे हैं। उस दिशा में आज 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला है एनटीपीसी का। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी में उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 2025 और 26 से शुरू कर 6 सालों के लिए मंजूरी दी है। इसका टारगेट 100 कृषि जिलों का विकास करना है और ये योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिलों कार्यक्रम से प्रेरित है। लेकिन ये जो योजना है वो खास तौर से कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों पर केंद्रित है। 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर एक प्रस्ताव पारित किया। कहा कि ये पूरे देश के लिए गौरव और खुशी का अवसर है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई भी दी है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है। ये मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में शामिल हुए थे। इस मिशन के जरिए पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया। ये भारत की स्पेस प्रोग्राम का एक नया अध्याय है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर रहेंगे। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मोतिहारी में एक मेगा रैली करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपने इस दौरे में 6,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात बिहार को देंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे को देखते हुए केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी अभी से चंपारण जिले में लगा दी गई है। मोतिहारी में 18 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो उस दौरान आसपास के 6 जिलों के लोग की जनसभा में आएंगे।
पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चंपारण इलाके में काम कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी के दिल में बिहार बसता है और इसलिए उन्होंने बिहार के लिए इतना कुछ किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी बिहार के लिए बिल्कुल साफ है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 2004 से 9 तक और उसके पहले भी लोग दिखते थे कि हर एक महीना 2 महीना पर कोई न कोई घोटाला हो। कभी कोयला घोटाला, तो कभी दिल्ली में जो खेल होता है खेल घोटाला, तो उनके कोई मंत्री जेल जा रहे हैं। आधा दर्जन मंत्री तो उनके मंत्री केंद्र में मंत्री रहते हुए जेल चले गए। 11 साल से मोदी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने सुना है कि कोई घोटाला आज तक हुआ है? मोदी जी कहते हैं कि हम न खाते हैं न हम खाने देते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार चंपारण इलाके में कैंप कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पीएम मोदी सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने इस बात को भी जाहिर किया कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं, बिहार को ढेर सारी सौगात देते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं तो जाहिर है इस बार भी बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी भी तैयारियों में जुटी है। विपक्ष की ओर से पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई। विपक्ष यही दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से बिहार को कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं पीएम मोदी की रैली के चलते बीजेपी का जोश जरूर हाई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के दिल में बिहार बसता है। बिहार का चौमुखी विकास उनकी प्राथमिकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आते हैं, बिहार के लिए केंद्र का खजाना खुलता है और जनहित के लिए अनेकों तोहफे मिलते हैं। ऐसे में हम सब बिहारवासी मोतिहारी आगमन पर उनकी आगवानी और स्वागत के लिए तैयार हैं और बिहार के विकास के लिए उनके विजन को जानने के लिए भी उत्सुक है। उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे छांगुर की करतूतें परत दर परत सामने आ रही हैं और इसी में छांगुर का गाजियाबाद कनेक्शन भी सामने आया। गाजियाबाद के एक परिवार ने आरोप ये लगाया कि छांगुर और उसके चेले बदर अख्तर सिद्दीकी के संपर्क में आने के बाद से उनकी बेटी कहीं पर लापता है। साल 2019 से इस परिवार की बेटी लापता है। गाय युवती की बहन का कहना है कि 2019 में उसकी बहन ने टूर एंड ट्रेवल्स का कोर्स किया और तभी उसकी जान पहचान छांगुर के चेले बदर अख्तर सिद्दीकी से हुई। परिवार का कहना है कि छांगुर के चेले ने पहले गाड़ियों में घुमाने और बातें कराने के बहाने उनकी बेटी को बहलाया फुसलाया और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 24 अक्टूबर 2019 के बाद उनकी बहन का अभी तक कोई अता पता नहीं चला। ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। और भी लड़कियों के नाम सामने आए थे। इसमें काफ़ी लड़कियां हैं जो हिंदू ही हैं और ज़्यादातर कम एज की हैं। जो ये मतलब करता था, इसमें कोई मेरठ की ही हैं, कई लड़कियां हैं जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनके घर वाले भी जो ढूंढ रहे थे, हमारी तरह वो भी परेशानी है, उनका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। वहीं छांगुर को लेकर के कई बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। साल 2014 से 2019 तक छांगुर ने 19 बार विदेश की यात्रा की। इस दौरान छांगुर के साथ नीतू और नवीन की मौजूदगी रही। बताया जा रहा है कि नीतू सिर्फ 7वीं पास है, वहीं नवीन भी सिर्फ 7वीं पास ही है। राजधानी लखनऊ में छांगुर का मेडिकल कराया गया। बलरामपुर में छांगुर मामले में अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। ये वही दौर था जब छांगुर ने जिले में अपने काले साम्राज्य को आगे बढ़ाया, धर्मांतरण के रैकेट को मनमानी ढंग से ऑपरेट किया। पवित्र कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज से स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ और मुजफ्फरनगर में भारी भीड़ और रूट डायवर्जन की स्थिति के चलते स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। मेरठ के डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने आदेश जारी किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान 16 से 23 जुलाई तक सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को उनकी छुट्टियां
रहेंगी और ये फैसला यात्रा के संभावित तनाव और भीड़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 24 जुलाई से स्कूल सामान्य रूप से खुल जाएंगे। डीएम ने चेतावनी दी कि यदि कोई विद्यालय आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रावण मास और कांवड़ महाशिवरात्रि को देखते हुए जिस तरीके से कांवड़िए सड़कों पर लगातार निकल रहे हैं और तकरीबन करोड़ों की तादाद में आने वाले समय में कांवड़ियों के निकलने की संभावना को देखते हुए मेरठ के जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों की 16 तारीख से लेकर 23 जुलाई तक की छुट्टियां कर दी हैं। हालांकि बच्चे छुट्टियों से बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जाम की स्थिति लगातार बनी हुई थी, जिसको देखते हुए मेरठ के जिलाधिकारी ने कि कोई अव्यवस्था या किसी प्रकार की जनहानि ना हो, इसको देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। अब स्कूल 24 जुलाई को खुलेंगे। अपने समय के अनुसार जो समय स्कूलों का है उसके अनुसार स्कूल खुलेंगे और कांवड़ की जो यात्रा निकल रही है, लगातार शिव भक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। वहीं दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने अप्सरा बॉर्डर पर कांवड़ियों के स्वागत के लिए लगाए गए स्वागत द्वारों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों को दिल्ली में किसी तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कांवड़ मेला 2025 का आगाज हो चुका है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का सब मुजफ्फरनगर जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों में अफवाह डाल दिया। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के इंटर कॉलेज के बाहर है, जहाँ पर इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे पूर्णतः उसका स्कूल का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुजफ्फरनगर से अब शिव भक्त कांवड़िया गुजर रहे हैं, भारी संख्या में हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिव भक्त कांवड़िया हरियाणा राजस्थान की ओर जा रहे हैं, उसके चलते जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। अक्षय ठाकुर, भारत 24 मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा के चलते पुलिस प्रशासन ने सोमवार दोपहर से दिल्ली मेरठ मार्ग को वन वे कर दिया। इसके चलते लंबा जाम लगा। एम्बुलेंस, स्कूल बस, वीआईपी वाहन भी जाम में फंसे नजर आए। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। सीसीटीवी से हर आने जाने वाले शख्स पर भी पुलिस नजर रख रही है। बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। मोतिहारी में एक ढाबा संचालक के पिता की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। टैंकर से तेल चोरी करने वाले गिरोह पर हत्या का आरोप है। न्यू चंडीगढ़ ढाबा पर फायरिंग करते हुए आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक की पहचान 60 साल के उपेंद्र सिंह के रूप में हुई, जो ढाबा संचालक के पिता थे। जानकारी के मुताबिक उपेंद्र सिंह रात में ढाबे पर सो रहे थे और इसी दौरान उन्हें शक हुआ कि कोई ट्रक से तेल चोरी कर रहा है। उपेंद्र ने जैसे ही लाठी लेकर बदमाशों की ओर आगे बढ़े, आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी और जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की इंफॉर्मेशन मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने घायल हालात में उपेंद्र सिंह को सदर हॉस्पिटल मोतिहारी भेजा, जहां डॉक्टरों ने उपेंद्र सिंह को मृत घोषित किया। हाईवे के किनारे तेल चोरी करने वाला गिरोह काफी समय से एक्टिव है और कुछ दिनों पहले भी इसी तरीके की घटना मैठा थाना क्षेत्र के पास हुई, जहां पर एक बच्चे को गोली मार दी गई। ठीक वैसी ही वारदात अब कोटवा थाना क्षेत्र में भी हुई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। इस बात का दावा भी किया गया कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।